आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड के खबरों से। झारखंड हाई कोर्ट से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन उल्लंघन मामले में दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली है। ये मामला रांची के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से दायर की गई शिकायत पर लंबित है। अब हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता ने बताया है कि ये फैसला न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुआ है। मामले से जुड़े अधिवक्ता ने बताया कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अंतरिम राहत बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए रांची की एमपी एमएलए कोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। निचली अदालत इस मामले में पहले ही 28 नवंबर की तारीख तय कर चुकी है। कफ सिरप और नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए अब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल राज्य में बढ़ रहे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव के साथ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौधरी और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने ये कहा कि राज्य में बिना अवैध डॉक्टर पर्ची के किसी भी कफ सिरप या नशीली दवा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए। ये निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ, जिसे सुनील कुमार महतो नामक एक व्यक्ति ने दायर किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कूली बच्चों के बीच खांसी की सिरप और अन्य नशीले पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। कई दुकानों पर यह सिरप डॉक्टर के पर्चे के बिना खुलेआम बेची जा रही है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को तुरंत दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोरों और कफ सिरप बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी करने का निर्देश जारी किया है। छापेमारी के दौरान सभी दुकानों के स्टाफ रजिस्टर, सप्लाई रजिस्टर और बिलिंग की पूरी जांच की जाए। अगर किसी दुकान में अनियमितता पाई जाए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में शराब घोटाला मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने अपनी कार्यवाही का विस्तार करते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से सोमवार के बाद मंगलवार को भी पूछताछ की। 2 दिनों तक लगातार राज्य के आईएएस अधिकारी से इस मामले में पूछताछ के बाद एसीबी ने अब अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कर्ण सत्यार्थी पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के आयुक्त उत्पाद थे और उनके पास झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक की जिम्मेदारी भी थी। जानकारी मिली है कि उन्होंने खुद संबंधित विभाग में अनियमितता पकड़ी थी, जिसका असर ये हुआ कि बाद में शराब घोटाले का मामला गरमाया। वहीं एसीबी की टीम ने इससे पहले रामगढ़ के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज से भी पूछताछ की थी। ज्ञात हो कि वो भी पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान तत्कालीन आयुक्त उत्पाद सह जेबीसीएल के प्रबंधन निदेशक थे। आपको बता दें कि एसीबी ने आईएएस अधिकारी कर्ण सत्यार्थी से उत्पाद एवं मग निषेध विभाग के टेंडर पर ही सवाल पूछे हैं। बोकारो स्टील सिटी में नगर सेवा भवन के समक्ष बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले बोकारो इस्पात द्वारा आवंटित प्लॉट धारी एक दिवसीय महाधरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे लोगों के अनुसार बीएसएल प्रबंधन द्वारा सभी प्लॉट धारी को पिछले दिनों एक नोटिस निर्गत किया गया है, जिसमें प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि जितने भी बीएसएल द्वारा आवंटित प्लॉट हैं उसमें कुछ चिन्हित जैसे होटल, मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, इन सब व्यवसायों को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है और जो भी प्लॉट धारी इस व्यवसाय में लिप्त है या उनके प्लॉट में ऐसा व्यवसाय हो रहा है वो या तो अपना व्यवसाय चेंज करें, नहीं तो उनके प्लॉट का आवंटन रद्द किया जाएगा और इसके लिए उन्हें 2 महीने का वक्त दिया गया है।
वहीं बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री राजकुमार जायसवाल ने बताया कि उनकी प्रमुख 3 मांगे हैं। पहला, प्लॉट लीज नवीकरण की नई पॉलिसी तुरंत बनाकर निर्गत किया जाए। दूसरा, जो प्रतिबंधित ट्रेड स्कीम पॉलिसी को वापस लिया जाए। और तीसरा, चिन्हित पार्किंग स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जैसे कई ट्रेडों पर प्रतिबंध लगाया गया है, एक छोटे से शहर में होटल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, उसके लिए पूरे प्लॉट का वैल्यू लगाकर पर उस पर जो है लाखों रुपया ये लोग जो है डिमांड कर रहे हैं ट्रेड प्रतिबंधित को चेंज करने के लिए। इन सब कारणों से कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर है और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पार्किंग का जो चिन्हित क्षेत्र है उसका अतिक्रमण हो गया है और बीएसएल प्रबंधन उसको खाली न करा करके दुकानों के सामने जो वाहन खड़े होते हैं उन पर पार्किंग शुल्क जबरन वसूल कर रहा है। इसके विरोध में तमाम व्यापारी आज सड़क पर हैं। नोटिस दिया गया है लीज कैंसिल करने के लिए जो लोग प्रतिबंधित ट्रेड का व्यवसाय कर रहे हैं और उनको डरा धमका करके जबरदस्ती पैसा वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब बात करेंगे बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना शहरी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पटेल गोलंबर से इको पार्क के पश्चिमी छोर तक तथा इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक पेंटाइन नाले पर भूमिगत नाला के साथ साथ 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस नाला निर्माण योजना के अंतर्गत नाले का पक्कीकरण किया जाएगा और इसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर दिघावारा पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर NH0 से NH82 को जोड़ेगा और बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। शेरपुर दिघवारा पुल के निर्माण से पटना शहर पर यातायात का बोझ कम होगा और छपरा, सीवान, गोपालगंज और हाजीपुर जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि निर्माण कार्य सही गति से चल रहा है और राज्य सरकार सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। भभुआ मोहनिया मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित CNG ऑटो सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार 3 महिलाओं सहित कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा मारीचाव गेट के पास उस समय हुआ जब CNG ऑटो मोहनिया से सवारी लेकर भभुआ की ओर आ रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार ऑटो चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे ऑटो तेजी से सड़क किनारे के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 7 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को निजी वाहनों की मदद से सदर अस्पताल भभुआ भिजवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल लोगों को डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है। सोनो प्रखंड के गंदर पंचायत अंतर्गत कटराठांड गांव में आए हाथियों का झुंड ग्रामीणों के लिए आफत बन गया है। हाथियों ने गांव में प्रवेश करते ही एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 6 परिवार रहते हैं। हाथियों ने चारों तरफ से घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे परिवारों में दहशत का माहौल बना रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही हाथियों की आहट हुई, लोगों ने शोर मचाते हुए आसपास के ग्रामीणों को फोन से सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने आग के गोले और पटाखों की मदद से हाथियों को खदेड़कर कटहराठांड जंगल की ओर वापस भेजने में सफलता पाई। हालांकि इस दौरान हाथियों ने घर की दीवारें तोड़ दी और लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पीड़ित परिवारों में विशुन देव बुला, बीरेंद्र बुला, सिकंदर बुला और
गोविंदर बुला का घर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने खेतों में लगे लहसुन और आलू की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। पंचायत के वार्ड सदस्य सुनील मंडल ने कहा कि रात में सूचना मिलते ही ग्रामीण एकजुट होकर हाथियों को भगाने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। रात में हाथी आया है, सब बाल बच्चा लेके भाग गया, घर में छका गया। तो हमको 5 नंबर है, तो दूसरा आदमी बुलाए हैं, तो हमको जान बच गया है। जितना चावल है हमको तो कमाइए खाते हैं, गरीब आदमी है, कमा के लाते हैं, जो है 2-4 किलो से सब निकाल कर खा गया। हांडी बर्तन सब चूर दिया, हमको जान बच गया, घर द्वार सब ढा दिया। हमको रहने में नहीं मन करता, बार बार यही बात हो रहा है। जगह पर बैठा दो, रात बारात के यहाँ कोई भी आ सका है, हम लोग कहाँ दौड़ पाएगी रात के, किसको बुलाएंगी? यहाँ बस्ती है, दूर में है, अब मर जाएगा सब घरे में। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर इलाके में चल रहे एक फर्जी चिटफंड कंपनी के दफ्तर को मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील कर दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रही। पहले से लगे ताले को कटवाकर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की तलाशी ली गई, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ठगी का शिकार हुए पीड़ितों में नेपाल के कई जिलों के युवक शामिल हैं। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें सोशल साइट्स के जरिए नौकरी का विज्ञापन मिला था। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उन्हें कार्यालय बुलाया गया। पीड़ितों के अनुसार अधिक वेतन पर नौकरी का झांसा देकर संबंधित कंपनी के कार्यालय पहुंचने पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 12,000 रुपये लिए गए। इसके बाद उन्हें उनकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग दी गई और नौकरी देने का वादा किया गया। जब ट्रेनिंग पूरी होने पर युवकों ने नौकरी की जानकारी मांगी तो कंपनी के लोगों ने उन पर भड़ककर उन्हें भगाना शुरू कर दिया। पीड़ितों को गार्ड, पैकिंग बॉय समेत अन्य कार्यों के लिए नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर 4 लोगों को दबोचा है। ये अय्यापुर थाना में जो 23 नवंबर को जो केस हुआ है बर्ड्स एक्ट के अंदर और मनी सर्कुलेशन और प्राइज एक्ट के अंदर जो केस हुआ है, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी करके उसी दिन जेल भेजा गया है। और जहां ये काम होता है, जहां ये ट्रेनिंग दिलवा के जॉब देने का बात कहा जाता है, उस प्रीमाइसेस को भी आज मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके उन लोगों के सामने ये प्रीमाइसेस को सील किया जा रहा है। सहरसा के न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में आईडीबीआई बैंक के मैनेजर राकेश रोशन ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को जब वह बैंक नहीं पहुंचे और मोबाइल भी बंद मिला तो कर्मचारी उनके घर पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने वेंटिलेटर से अंदर झांक कर देखा तो मैनेजर का शव पंखे से लटका मिला। राकेश रोशन घर में अकेले थे, जबकि उनकी पत्नी झारखंड के गोंडा में शादी समारोह में गई हुई थी। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। शव को परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। घटना से इलाके और बैंक कर्मचारियों में शोक फैल गया है। एक और जहां पूरे देश में विवाह पंचमी के मौके पर जश्न का माहौल रहा और अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वज फहराया, वहीं दूसरी ओर माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी भक्ति के रंग में डूबी रही। माता सीता की नगरी सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में भगवान राम और माता सीता के विवाह का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। खास अंदाज में मनाया गया इस दिव्य विवाह समारोह में धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर नंदन और सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे ने यजमान की भूमिका निभाई। दोनों अधिकारियों ने न केवल शादी की सभी रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि डीएम रिची पांडे ने समारोह में माता जानकी को लेकर भक्ति गीत गाकर श्रद्धालुओं के बीच समा बांध लिया। और जहां तक एक आध्यात्मिक विषय वस्तु है, तो आपने देखा होगा कि शिलान्यास हुआ और अभी हमारे सब पुजारी लोग यहाँ कह रहे हैं कि भाई बहुत भारी भीड़ इस बार आई है। तो आप समझिए कि जो अयोध्या का अभी स्वरूप है, यहाँ जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा वही स्वरूप सीतामढ़ी में भी रहेगा और सीतामढ़ी
देश और विदेश के पटल पर जाना जाएगा। और एक जो टूरिस्ट प्लेस भी कह लीजिए, एक आध्यात्मिक प्लेस भी कह लीजिए, ये बहुत जल्दी भविष्य में इसका एक स्थान होगा। और आपने देखा, और हम लोग भी चूंकि धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी ये प्रयास है कि बिहार जो है वो धार्मिकता का प्रदेश रहा है। और आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध भी यही ज्ञान। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव गरियाबंद जिले के मैनपुर मुख्यालय पहुंचे, जहां यादव समाज के द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया, जहां उन्होंने राउत नाचा मातर महोत्सव में सम्मिलित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र विधायक जनक ध्रुव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राउत नाचा की पारंपरिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह और माहौल बनाया। वहीं मंत्री यादव ने क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव की मांग पर मैनपुर के स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हुए उनकी मांगों पर मैनपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा साथ की दर्जनों स्कूल भवन और शिक्षकों की पूर्ति की बात भी कही। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए 25,000 देने की घोषणा भी की गई और इस आयोजन की सराहना करते हुए संस्कृति संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने सरकारी निवास में महत्वपूर्ण विषय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश कई ज्वलंत मुद्दे हैं। पट्टाधारी किसानों के सरकार धान नहीं खरीद रही है। सर में अनियमितता खुकर सामने आ रही है। बीजेपी के गुंडे बीएलओ को धमका रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ कहते हुए उन्होंने कहा, केचुआ के काटने से लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। मोदी जी आने वाले हैं। प्रदेश को अब तक एक ढेला भी नहीं मिला है। अंबानी और अडानी का ध्यान यहाँ के खनिज संसाधन को लूटने का है। सरकार लाखों परिवार का रोजी रोटी छीन रही है। जनता को सरकार गलत काम करने पर मजबूर कर रही है। ऊपर पैरा पे, खेत के नीचे, खदानों पे, यहाँ उनकी निगाह है। ये स्थिति। चौथा जो मुद्दा है सबसे बड़ा, अभी जो तुगलकी आदेश निकाला है, जिसमें सुशील आनंद शुक्ला ने भी बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जो सरकार है जो तुगलकी आदेश निकाला है, जिसका घोर विरोध व्यापारी वर्गों ने किया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी जो अध्यक्ष है, प्रांताध्यक्ष, उसका घेराव किया गया। दुर्ग में प्रदर्शन हुआ, तो ये तो व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पहली बात, जबकि ये करते नहीं। दूसरी बात, कभी किसी प्रदेशाध्यक्ष घेराव नहीं हुआ, वो हुआ दुर्ग में हुआ। इस बात का क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है, लाखों परिवार की रोजी रोटी छीन जाने वाली है, और इस कॉन्सेप्ट पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को पूरे देश भर में चलाकर हस्ताक्षर कराए गए हैं। अब कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर दिल्ली में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें हस्ताक्षर जनता से करवाया गया है। उसे लेकर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में देश स्तरीय सभा का आयोजन होने जा रहा है। जो लोग वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान से जुड़े और जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया, कांग्रेस पार्टी उन सभी को 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाले देश स्तरीय सभा में आमंत्रित करेगी। एफआईआर के बारे में आपने जानकारी और वोट चोरी के बारे में पूछा था, तो उसी सिलसिले में कांग्रेस इसको अत्यधिक गंभीरता से ले रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, हस्ताक्षर अभियान बड़े पैमाने पे पूरे देश में किया गया। उसको आगे ले जाते हुए एक, जहां हस्ताक्षर अभी कम संख्या में हुए हैं वहां लोगों के पास जाके हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। दूसरा, ये सारे हस्ताक्षरों को लेके 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी देश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय सभा का आयोजन किया जाना है और उसमें सबको आमंत्रित भी किया गया है पार्टी की ओर से, जिन्होंने हस्ताक्षर करके दिए हैं।
तो ये अभियान जो सीधे वोट चोरी से जुड़ा हुआ है, इसकी अगली कड़ी 14 दिसंबर 2025 रामलीला मैदान में दर्शित होगी। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब की अनुशंसा होने के बावजूद रायपुर के औरंग ब्लॉक में उद्यानिकी विभाग के द्वारा किसानों से कृषि उपकरण देने के नाम पर अधिकारियों द्वारा प्राइवेट कंपनियों के मशीन विक्रेताओं से साठ-गांठ करके अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है। किसानों का कहना है कि औरंग उद्यानिकी विभाग के अधिकारी NK सरकार द्वारा कृषि उपकरण वितरण करने हेतु उपकरण मालिक मनीष शाह से सेटिंग करके उपकरण शासकीय कार्यालय में रखाया गया और किसानों से 15,000 रुपये और ब्लैंक चेक देने को कहा गया, जिस पर किसानों से 20,000 रुपये लिए गए। काफी समय बीत जाने के बावजूद ना तो किसानों को पैसे वापस मिल रहे हैं और ना ही उपकरण। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो संतोष वर्मा IAS अधिकारी का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में संतोष वर्मा द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आरक्षण समाप्त करना है और सामाजिक बराबरी करना है तो ब्राह्मण समाज की बेटियों को हमारी समाज के लड़कों के साथ विवाह करा देना चाहिए, तभी बराबरी हो पाएगी। इस विवादित बयान को लेकर डबरा में संपूर्ण ब्राह्मण एवं स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और संतोष वर्मा IAS के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों पैदल चलकर SDM ऑफिस पहुंचे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मंत्री आशीष शेलार और मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित कार्यक्रम में इन नेताओं ने 26/11 के शहीदों और पीड़ितों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। साल 2008 की वो भयावह रात आज भी लोगों की यादों में जिंदा है, जब पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था। आतंकियों ने ताज महल पैलेस, होटल ओबरॉय ट्रिडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाया था। लगातार 60 घंटे तक चली गोलीबारी और धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। इन मामलों में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 18 बहादुर सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। 26 नवंबर 2008 को मायानगरी मुंबई में हुए ब्लास्ट ने एक भागते दौड़ते हुए शहर को रोक दिया था। इस हमले ने जो जख्म दिया था वो आज तक नहीं भर पाया है। इस भयानक हमले में 166 से ज़्यादा जानें चली गई थी। इतना ही नहीं, ये शहर 48 घंटों के लिए थम सा गया था। इस हमले को लेकर लगातार जांच होती रही, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी पहलू बने हुए हैं। मुंबई 26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी उस रात न सिर्फ दहल गई थी, बल्कि दुनिया ने पहली बार देखा था कि एक लोकतांत्रिक देश किस तरह आतंकवाद के सबसे क्रूर चेहरे से लड़ता है। 10 हथियारबंद आतंकी, 3 दिन तक चला खौफ, 166 मासूमों की जान और एक ऐसा घाव जिसे 17 साल बाद भी देश याद करता है। 26/11 हमले में पीड़ित जो है CST स्टैंड पे जिनको गोली लगी थी, कसाब के जो फायरिंग किया गया था जिसमें गोली लगी थी, हमारे साथ हैं देविका जी। जानते हैं क्या था पूरा मंजर, और 17 साल बीत चुके हैं और उसमें क्या क्या बदलाव हो चुका है। 17 साल बीत गए हैं 26/11 को, बट आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात थी। मतलब जैसे कि आज ही मुझे गोली लगी है, अभी उस पल में से मैं हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ वो ईयर बदलता है, बट वो रात की बातें नहीं कभी बदलती। वो रात उसी तरीके से मेरे ज़हन में बसी हुई है, उसी तरीके से मुझे वो याद है। वो काली मंजिल, उस दिन मुझे कैसे गोली लगी, मैं मेरे फैमिली के साथ पूना जाने वाली थी, तब मैं वो शख्स को देखती हूँ, वो अंधाधुंध गोली फायरिंग होना, वो माइंड में अभी भी उसी तरीके से है।
कसाब को फांसी देने के लिए काफी टाइम लगा, इस चीज से मुझे नाराजगी थी। और जब कसाब को फाइनली फांसी हो गई उस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है, बट अभी तक वो इंसाफ पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है, जब वो खत्म होगा, जब उन लोगों को फांसी होगी, जब वो लोग खत्म हो गए, तब लगेगा कि इंसाफ पूरी तरीके से मिला है। कसाब तो एक छोटा मच्छर था जिसे फांसी दे दिया गया है। वे आतंकवाद बाकी है खत्म होना, तो उन्हें जब खत्म करेंगे तब लगेगा हाँ कि हमें पूरी तरीके से इंसाफ मिला है और हमारे घाव जो है वो भर रहे हैं। उसके पहले तक अभी हमारे घाव अभी तक भरे नहीं है, वो हरे के हरे ही है। जो दिल्ली का हादसा हुआ, ये सारी चीजें सुन के मतलब 26/11 को अभी 17 साल होने आया, और इन 17 सालों में ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं हादसा नहीं सुना। पहलगांव का हादसा सुन लिया, दिल्ली का हुआ है, बहुत सारी चीजें ये 17 सालों में सुनने में आती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी फिर मन में ऐसा होता है कि पता नहीं फिर से कोई 26/11 हो गया तो ये जो हादसा बंद क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। ये हर हादसा हमारी जख्म बढ़ाते जाती है, ये कम नहीं करता है। तो सरकार से हमेशा यही रहता है कि आप इसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते हो, क्यों नहीं आतंकवाद पूरी खत्म होती है। कब इस सारी चीजों से हमें आराम मिलेगा, कब हम अपने शांति से हमारे घर में रह सकेंगे और सोच सकेंगे कि हाँ अब कोई आतंकवादी नहीं आएगा, हाँ अब कुछ नहीं होगा। नहीं तो हर टाइम मन माइंड में एक ही चीज चलती रहती है कि फिर से कुछ हो गया तो, फिर कहीं कुछ हो गया, क्या पता फिर कोई 26/11 जैसे हमला हो गया तो। कोई चीज की गारंटी नहीं है, और वो रात फिर उसी तरीके से माइंड में आते रहती है। पूरी तरह से अपील है कि कसाब को भले ही फांसी दी गई हो, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो उनके आका है, उन तक सरकार कब पहुंचेगी और कब उन्हें सजा मिलेगी। कैमरा पर्सन साहब सुरजीत सोनी, APN न्यूज, मुंबई। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।